ठीक है। बेटा जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो आज हमने ये टॉपिक शुरू करना है। इसका जो फर्स्ट पेज है वो हमने क्लार्की स्ट्रक्चर में लास्ट में सारा कवर कर दिया था। आज हमने टॉपिक करना है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। बेटा इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी में कुछ छोटा छोटा ब्रीफ में लिखा हुआ है जिसका हमने काफी ज्यादा ध्यान रखना है। शुरू में लिखा हुआ है नंबर ऑफ हार्मोनल चेंजेस। जब भी फ्लावर बनना शुरू होगा आपने ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। आपने लास्ट लेक्चर में किया था फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, प्लस वन में पढ़ा है फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन फ्लोरल एक्सिस, जिसको हम मदर एक्सिस भी कहते थे। बेटा अगर ये हमारे पास एक स्टेम में, ये हमारे पास लीफ है, इसकी पहले एक्सिल में एक बड होगी, ठीक है, वेजिटेटिव बड होगी। इस वेजिटेटिव बड से पहले इनफ्लोरेसेंस बननी है, उस इनफ्लोरेसेंस पे फ्लावर बनेंगे। बेटा ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हम डायग्राम में इसको पूरा डिपिक्ट करेंगे। पहले क्या होगा, इस बड वाले पार्ट में हार्मोनल इंड्यूस्ड चेंजेस होनी है। भी यहां पे हमने हार्मोन चेक नहीं करना कौन सा है, कुछ ग्रोथ हार्मोन इस बड के अंदर एक्ट करेंगे, वो कुछ चेंजेस कॉज करेंगे इसके अंदर बड में। वो जो चेंजेस होंगी, ध्यान रखना है, इसमें मेरिस्टेमेटिक चेंजेस हो सकती हैं। बेटा मेरिस्टेम तो समझते ही हो प्लस वन में, मेरिस्टेमेटिक चेंजेस होंगी जो कुछ इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस कॉज करेंगी। मतलब हार्मोनल इंड्यूस्ड मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस होंगी। वो चेंजेस क्या करेंगी, चेंज दिस बड इनटू, इस बड के अंदर ये चेंजेस होनी है और बड चेंज हो जाएगी रिप्रोडक्टिव बड में। बेटा जो फ्लोरल बड होती है उसी को रिप्रोडक्टिव बड कहते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव बड है, इस बड का यहां पे ये शूट ग्रो करना शुरू कर देगी। इसकी ये होगी भाई, शूट ग्रो करना शुरू करेगी। इस शूट के ऊपर नोड इंटरनोड्स होंगी। इस शूट के ऊपर क्या होंगी, नोड इंटरनोड्स होंगी। इस शूट के ऊपर यहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल डेवलप होगा, जिसको मेरिस्टेम कह सकते हो। एक्टिव डिवाइडिंग मास ऑफ सेल होगा। अब इस एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल को हम नाम देंगे फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या नाम दे दिया, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। बेटा ये वर्ड जो प्राइमोर्डियम है, ये मास ऑफ डिवाइडिंग सेल होता है। अगर उस मास ऑफ सेल से लीफ डेवलप हो, लीफ प्राइमोर्डियम कहेंगे। शूट डेवलप हो, शूट प्राइमोर्डियम कहेंगे। फ्लावर डेवलप हो, फ्लोरल प्राइमोर्डियम कहेंगे। समझ आया मैंने क्या बोल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ये एक्चुअली क्या है,
mass of dividing cells destined to form flower. मीन्स हर प्राइमोर्डियम से फ्लावर बनेगा, तो ऑब्वियसली ये शूट क्या बनेगी, फ्लावर बीरिंग शूट हो जाएगी। इस फ्लावर बीरिंग शूट को हम +1 में मॉर्फोलॉजी में कहते हैं मदर एक्सिस। क्या नाम दिया था बेटा इसको हमने, मदर एक्सिस। इसी को हम फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं। फ्लावर बीरिंग शूट को मदर एक्सिस कहो या फ्लोरल एक्सिस कहो। अब ये जो प्राइमोर्डियम है ये फ्लावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये पूरी जो स्ट्रक्चर होगी मदर एक्सिस बीरिंग फ्लावर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इसको नाम क्या दे देंगे, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है बेटा, वरी मत करो, हम शुरू में बहुत स्लो चलेंगे, बाकी तो +1 का एक्सपीरियंस है। शुरू में बहुत स्लो चलते थे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। आपको जब मेरे साथ आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी फिर स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा ये सारा पार्ट अभी मैंने करके दिखाया है, नोट्स में सिर्फ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, विदाउट डायग्राम है। डायग्राम के साथ अगर डेवलप करेंगे याद रखना आसान रहेगा। अब देखो बेटा इस पूरे पार्ट को रिपीट कर रहे हैं, अब इसको ध्यान से सुन लेना। अगर ये डायग्राम है बेटा, आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, फोन है आपके पास, क्लिक कर फोटो खींच लो घर जाके आराम से, समझ लेना। अब पढ़ा समझा देता हूं, डायग्राम बनाने पे टाइम वेस्ट मत करो बेटा। यहाँ सबको रिवाज है अपनी जो डायग्राम बोर्ड पे फोटो खींच के ले जाते हैं बेटा, अदरवाइज आप जब आपको ऐप में डाला होगा ना, ऐप में सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे, जो भी हम क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर है पूरा रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी है, जब चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो बेटा। अब मैंने बोला है कि फ्लावर डेवलप कैसे होगा। आपके नोट्स के फर्स्ट पेज पे एक पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में पहला ये नंबर ऑफ हार्मोनल इंड्यूस्ड मेरिस्टेमेटिक embryological and structural changes takes place in bud। ये बड कहां पे है, लीफ की एक्सल में होती है। अब ये जो बड है पहले तो वेजिटेटिव बड है, वेजिटेटिव बड से शूट बनती है। हार्मोनल इंड्यूस चेंजेस के कारण ये जो बड है ये चेंज होगी, फ्लोरल फ्लावर बीरिंग शूट में कन्वर्ट होना है। मीन इसमें मैंने बोला है मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियोलॉजिकल कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई, तो ये बड किस में कन्वर्ट होगी, रिप्रोडक्टिव बड। बेटा हमें पता है रिप्रोडक्टिव बड से फ्लावर बनने हैं अल्टीमेटली, पर यहां पे क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव बड ग्रो करेगी। इस पूरी बड से इन्फ्लोरेसेंस बननी है। +1 में पढ़ा है व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर बीरिंग एक्सिस के ऊपर फ्लावर के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब इसकी बड के अंदर जो स्टेम होगी वो इलोंगेट हो जाएगी, वो बन जाएगी फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर बीरिंग शूट। किसमें कन्वर्ट होगी, फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर बीरिंग शूट, जिसको मदर एक्सिस भी कहते हैं। इसके ऊपर जो लीव्स है उनकी एक्सल में बेटा यहां पे मास ऑफ डिवाइडिंग सेल डेवलप होगा। ठीक है, मास ऑफ डिवाइडिंग सेल है। इस मास ऑफ डिवाइडिंग सेल को प्राइमोर्डियम कहते हैं। मास ऑफ डिवाइडिंग सेल को क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियम। इस मास ऑफ डिवाइडिंग सेल या प्राइमोर्डियम से जो ऑर्गन डेवलप होगा उसका प्राइमोर्डियम होगा। अगर इस मास ऑफ सेल से लीफ बनता है तो लीफ प्राइमोर्डियम कहेंगे, फ्लावर बनता है फ्लावर प्राइमोर्डियम कहेंगे, शूट बनती है शूट प्राइमोर्डियम कहेंगे। तो ये यहां पे डेवलप क्या हुआ है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप हुए, वो बाद में डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट होंगे, फ्लावर में। तो इस फ्लोरल प्राइमोर्डियम का फेट क्या है,
उसकी डेस्टिनी क्या, उसका क्या होगा, वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा। तब ये लिखा है फ्लोरल प्राइमोर्डियम मास ऑफ डिवाइडिंग सेल डेस्टाइन, या ये फिक्स है, इट विल चेंज इनटू फ्लावर। तो फ्लावर देखो लीफ की एक्सिल में बना, ये हमारे पास क्या है लीफ, लीफ की एक्सिल में क्या बना फ्लावर। लास्ट लेक्चर में किया था फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट meant for reproduction because it is present in axil of leaf। ठीक है, अब ये जो डायग्राम मैंने दिखाई है, ये सारी की सारी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको क्रैनिंग ना करनी पड़े। अब इसको पढ़ देते हैं पूरे पैराग्राफ को, कोई डाउट होगा पूछ लेना। देखो यहां लिखा है नंबर ऑफ हार्मोनल इंड्यूस्ड मेरिस्टेमेटिक एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावर बनने से पहले ये चेंजेस हो रही हैं, उसके बाद क्या होगा शूट टिपिकल मेरिस्टेम जो बड के अंदर है, चेंजेस इनटू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। अगर ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम तो शूट बनेगी, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में तो फ्लावर बनेगा, फ्लावर पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। और साथ ही आगे दिया हुआ है इट ग्रोज टू फॉर्म फ्लावर बीइंग इनफ्लोरेसेंस एक्सिस मदर एक्सिस। इस बड से पहले मदर एक्सिस बनेगी, उस मदर एक्सिस के ऊपर फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप होंगे लार्ज नंबर। एक एक फ्लोरल प्राइमोर्डियम किसमें कन्वर्ट होगा फ्लावर में। वो फ्लावर हमेशा इनफ्लोरेसेंस के ऊपर रिड्यूस्ड लीफ की एक्सिल में होगा। बड़ा फ्लावर ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ अ लीफ, सो इट इज मॉडिफाइड शूट। बोलो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब यहां पे आपको इंस्ट्रक्शन है, कई बार दिमाग में आता है यहां पे कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होंगी, कौन सा हार्मोन बनेगा। बेटा आपकी +1 की फिजियोलॉजी में से कुछ टॉपिक कट गए, इसलिए हार्मोन के ज्यादा नाम नहीं बोलेंगे। आपने सुना हुआ है एक टर्म पड़ेगी फोटो पीरियोडिज्म। तो लाइट की प्रेजेंस में वहां पे फ्लोरिजन केमिकल बनता है। फ्लोरिजन का मतलब फ्लावर जेनरेटिंग, फ्लोरी मीन फ्लावर, जेन मीन जेनरेटिंग, फ्लावर जेनरेटिंग। अगर हायर क्लासेस में जाओगे इसी केमिकल को फाइटोक्रोम कहते हैं। आपने साइटोक्रोम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होता है, ये एक फाइटोक्रोम होता है। हम वो क्या है क्या नहीं वो हायर क्लासेस का काम है। अगर किसी गाइड में नीट के लिए ऐसे क्वेश्चन फाइटोक्रोम फ्लोरिजन पे दिए हो, आराम से काट देने। क्यों सिलेबस का पार्टी टेंशन में फालतू पढ़ोगे, एंड में सारा कंफ्यूज होना है। बेटर उससे बच के चलो। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो। बेटा इसके आगे साथ ही लिखा हुआ है ओवर विच फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप टू ग्रो इनटू फ्लोरल बड देन इनटू फ्लावर्स। ये मैंने आपको बता दिया फ्लावर कैसे डेवलप हुआ। हमें सिर्फ एक ही सेंटेंस याद रखना है, विच पर्टिकुलर चेंज कन्वर्ट वेजिटेटिव बड इनटू फ्लोरल बड। वेजिटेटिव बड इनटू फ्लोरल बड किसने कन्वर्ट करना है हार्मोनल चेंजेस। कौन सा हार्मोन है लगता है हार्मोनल चेंजेस है आपको ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन, उधर ढूंढना शुरू हो जाओगे, कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमने कल लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, फास्ट इसको रिवाइज करके आगे चलेंगे। अब यहां पे फिर कुछ एडिशनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेटा ये ध्यान रखना है +2 में ये चैप्टर थोड़ा टफ है, इसलिए इसमें एडिशनल डायग्राम काफी ड्रॉ करेंगे जो यहां पे नहीं होंगी। उन डायग्राम को संभाल के रखना है ताकि आपको सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम ना आए। आप पढ़ के आए हो, ये 3 टर्म में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट लेक्चर में किया था एंड्रोशियम, रिकॉल कर सकते हैं व्हाट इज द एंड्रोशियम। All male sex organs of one flower collectively called androecium. फिर male sex organ is
स्टेमन, फिर फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन, एंथर। बेटा जो लास्ट किया उसको रिकॉल करते रहेंगे। हमें एंथर, स्टेमन, एंड्रोशियम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बोल देता हूं, +2 की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की बुक खोल लो, उसकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के पहले 3 क्वेश्चन इन्हीं के +1 की और +2 की मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट इंटेग्रेट किए हुए। अब आपको ये क्लियर है। आपको ये भी करवाया था कि जो स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। ये लास्ट लेक्चर की डायग्राम रिपीट कर रहे हैं। इसमें किया था 2 पार्ट है। एक हमने किया था फिलामेंट, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। फिर सेकंड पार्ट किया था एंथर, फर्टाइल नॉब लाइक पार्ट। तो स्टॉक ऑफ एंथर इज फिलामेंट, फर्टाइल नॉब लाइक पार्ट एंथर। इसको फर्टाइल पार्ट क्यों कहते हैं? कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? वेट करो, इस टॉपिक में सारी हमें। इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन में मेल गीमीट बनते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो इसको फर्टाइल पार्ट कह रहे हैं। अब दूसरा फिलामेंट किया। अब ये जो फिलामेंट होता है ये कहां से राइज होता है? लास्ट लेक्चर में यही बोला था, मोस्ट कॉमनली इट इज अटैच टू थैलामस ऑफ फ्लावर। यही किया था, अटैच टू थैलामस ऑफ फ्लावर। जहां पे ये थैलामस पे अटैच होता है उस एंड को हमने प्रोक्सिमल एंड कहा था, और जिस एंड पे एंथर अटैच है इसको हमने डिस्टल एंड कहा था। बेटा टेक्स्ट में ये लिखा होगा, डायग्राम इतना क्लियर ड्रॉ नहीं किया होगा, ड्रॉ करने से याद रखना आसान होता है। साथ ये भी लिखा हुआ है, समटाइम एंथर में बी अराइजिंग फ्रॉम पेटल। पेटल के ऊपर कई बार स्टेमन अटैच्ड होगा, थैलामस के ऊपर अटैच नहीं होगा। +1 में मॉर्फोलॉजी में कंडीशन बढ़ी थी, एपिपेटलस स्टेमन, स्टेमन अटैच टू या अराइजिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ पेटल। तो ये कंडीशन क्या होगी? एपिपेटलस। बेटा थोड़ा बीच बीच में +1 की मॉर्फो से डराते रहेंगे। एपिपेटलस स्टेमन किस प्लांट में होते हैं? एक ही एग्जांपल बार बार आती है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ब्रिंजल है, फैमिली है सोलानेसी। अगर सोलानेसी है इसमें पोटैटो प्लांट भी आएगा, और एक वहां और एग्जांपल पढ़ते हो, सोलेनम नाइग्रम। बेटा ये 2 एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल है, पर विश्वास करो मेरे पे, 99% या तो फैमिली का नाम आएगा या ब्रिंजल वाली एग्जांपल मिलनी है आपको। एपिपेटलस कंडीशन में कोई डाउट? फिर आपने ये भी किया था, अगर ये पेटल ना होके टैपल होता, हमने बोला टैपल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पेरियंथ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पेरियंथ। अगर पेरियंथ के लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे स्टेमन अटैच्ड है इसको कहते हैं एपिपेपलस। इसको हम एपीफाइलस भी कहते हैं। और +1 में बोला था कुछ फैमिलीज आपके सिलेबस में है, नीट के, एनसीईआरटी में नहीं है। उसमें से फैमिली हमने की थी लिलिएसी, इसको हम अनियन फैमिली भी कहते हैं। इसमें ये 3 प्लांट है जो एग्जाम्पल बार बार आती हैं, अगेव, AGAV ही। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बीच में फोन आ जाता है। दूसरी एक तो अगेव है, फिर ये प्लांट बार बार सुनते रहते हो, एलोवेरा।
जेली लीफ में से निकाल के यूज करते हैं। तीसरा, इसमें लिली प्लांट फ्लावर है। अदरवाइज इस फैमिली के जो दो कॉमन मेंबर है, अनियन एंड गार्लिक। बेटा ये एग्जाम्पल जो लिखेंगे ये +1 +2 की इंटेग्रेशन कर रहे हैं। 12th के एग्जाम में इसमें से नहीं कुछ आना, ये सारा नीट के लिए +1 +2 की इंटेग्रेशन कर रहे हैं। बोलो कोई यहां तक प्रॉब्लम हो किसी को? हरीली रिपीट करते हैं। स्टेमन हैज 2 parts, fertile anther in which pollen grains are produced, stalk like filament. Distal end of filament is attached to anther, proximal end most commonly attached to thalamus. It may be attached to petal epipetalous brinjal. It may be attached to epitapalus या epiphyllus, ये होगा लिली, अगेव, एलोवेरा, अनियन, गार्लिक एटसेट्रा, फैमिली लिलिएसी। बेटा जो फैमिली का पार्ट बोलते हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जितना मर्जी आपको पढ़ा लो, आप लोगों को +1 की मॉर्फो से डर लगता रहता है। +2 के अंत तक खत्म नहीं होना वो, उसका एक ही मेथड है। जितनी एग्जाम्पलें अलग अलग टाइप की करते हो उनकी लिस्टें बना के रख लो, टाइम मिले रिवाइज करते रहो। बेटा इसमें कुछ पूछना हो किसी ने? फिर आगे चलते हैं। बेटा अब हमने यहां पे एंथर की स्ट्रक्चर करनी है। अब हमारा फोकस जो रहेगा एंथर की स्ट्रक्चर पे रहेगा। अब पहला है, टिपिकली मोस्ट कॉमनली एंथर 2 लॉन्गिट्यूडिनल हाफ का बना होता है। एंथर में टिपिकली 2 पार्ट होंगे लॉन्गिट्यूडिनल। इस एक पार्ट को एंथर लोब कहते हैं। बेटा एनसीईआरटी की बुक में एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है आपके, हमने उसको एज सच भी करना है, ठीक करके भी करना है। अब एक एंथर लोब को हम थीका भी कहते हैं। एंथर लोब का दूसरा नाम क्या है? थीका। अगर किसी एंथर लोब में, किसी एंथर में डबल एंथर लोब है, इसको कहते हैं बाइथीकस। बाई मीन 2, थीकस मीन थीका, बाइथीकस। जितने भी आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे 99.9% में एंथर बाइथीकस होंगे। एक एक्सेप्शन है, कभी कभी एंथर में एक ही एंथर लोब होगा, वो भी किडनी शेप होगा। अब क्या है? 1 एंथर लोब पर एंथर। वो बाइथीकस है, ये मोनोथीकस हो जाएगा। ये क्या होगा? मोनोथीकस। बेटा जो मोनोथीकस एंथर है इसकी एक ही एग्जांपल करनी है हमने। ये आपने प्लांट सुना हुआ है, केजी नर्सरी में शुरू होते हैं फ्लावर से, हिबिस्कस, इसको शू फ्लावर भी कहते हैं। हिबिस्कस अगर फैमिली है, वो भी आपके सिलेबस में है नीट के लिए, मालवेसी। इसके सिर्फ 2 ही प्लांट आपको रिपीट होते हैं नीट में, या तो हिबिस्कस या कॉमन नेम है कॉटन। कॉटन के फ्लावर में भी मोनोथीकस एंथर होगा। बेटा मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मोनोथीकस की एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन मॉर्फो का है +1 का, डेफिनेशन +2 की है, तो दोनों जगह कर लो। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, एनसीईआरटी +2 में नहीं होगा। ये नहीं, एनसीईआरटी है नहीं, हम नहीं करते, सब तो फालतू पढ़ाते हैं। फालतू नहीं पढ़ा रहे, सिलेबस को इंटेग्रेट करके चल रहे। बोलो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो? बेटा एंथर हमने बाइथीकस किया। अब ये भी ध्यान रखना है,
अब बाइफिकस एंथर में दो एंथर लोब बनाए हैं। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें, तो ये हमें बेटा ऐसा दिखाई देगा ट्रांसफर सेक्शन में। ट्रांसफर सेक्शन के लिए हम वर्ड टीएसवी यूज करते हैं, ठीक है। अब यो इसका जो एक हाफ है लेफ्ट और राइट साइड पे, ये एक एक एंथर लोब है। ये क्या है? एक एक एंथर लोब है। इसके जिस तरफ ग्रूव दिखाई दे रही है, इस साइड को एंथर का इंटीरियर साइड कहते हैं। जिस तरफ ग्रूव नहीं है वो साइड पोस्टीरियर कहलाती है। एक इंटीरियर साइड है, एक पोस्टीरियर साइड है। हम ये कहेंगे ऑन इंटीरियर साइड टू एंथर लोब्स आर सेपरेटेड बाय अ ग्रूव। ऑन पोस्टीरियर साइड both the anther lobes are attached to one another with the help of tissue। यहां पे जो टिश्यू है ये +1 की एनाटॉमी का पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, पेरेन्काइमा है। इस पेरेन्काइमा टिश्यू को हम कनेक्टिव कहते हैं। वाई कनेक्टिव? इट कनेक्ट टू एंथर लोब्स टुगेदर। इट कनेक्ट्स two anther lobes together, so it is called as connective। ठीक है। इस कनेक्टिव के अंदर यहां पे वेस्कुलर बंडल होगा। याद करो +1 में एनाटॉमी में पढ़ते हैं वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम का ग्रुप। जितना भी वेस्कुलर बंडल भी एंथर को वाटर मिनरल फूड चाहिए, वेस्कुलर बंडल सप्लाई करे through small part of anther connective carrying vascular bundle। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो? बेटा ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा पोर्शन दिखाया है। अब देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है the anther is a knob like terminal distal fertile part generally bilobed part of stamen। एंथर का जो मेन काम है मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होने हैं। बेटा पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, पर इनमें भी कुछ डिस्टिंक्शन होगी। वेट करो आगे अपने आप क्लियर होगा। अब यहां पे ये भी लिखा हुआ है टू एंथर लोब सेपरेटेड इन फ्रंट बाय डीप ग्रूव which are attached to each other on back या posterior side by sterile tissue connective possess vascular bundle। two lobed typical anther is bificus। ये करवा चुके हैं बेटा। अगर मान लो ये तो फुली डिवेल्प्ड एंथर दिखा रहे हैं, अगर एंथर अभी डेवलपिंग है, ये मास ऑफ टिश्यू है, अभी एंथर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें हम, क्या एंथर प्राइमोर्डियम का ट्रांसफर सेक्शन काट रहे हैं। किसका? एंथर प्राइमोर्डियम का। ये रेक्टेंगुलर इन शेप होगा। शेप क्या होगी? रफली रेक्टेंगुलर। मैथ में इसको क्या कहोगे? 4 साइडेड स्क्वायर या रेक्टेंगल। पर बायोलॉजी में इसको क्या कहते हैं? टेट्रागोनल, 4 साइडेड। पॉलीगन 5 और मोर देन 5 साइडेड, वहां से ड्राइव किया, तो ये क्या होगा? टेट्रागोनल। एंथर की शेप क्या है ट्रांसफर सेक्शन में? 4 साइडेड टेट्रागोनल। ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज किया है। ये हमने किसमें किया? टीएस ट्रांसफर सेक्शन में। अगर डेवलपिंग एंथर को देखोगे ये टेट्रागोनल इन शेप होगा। बोलो बेटा यहां पे कोई प्रॉब्लम हो? अब हमने नेक्स्ट पार्ट में आना। बेटा यहां पे आपके नोट्स में 2 नोट लिखे हुए, सेकंड पेज देखो, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। यहां पे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हमें एसएच भी याद करना है, उसको ठीक करके भी याद करना है। नीट में या तो एनसीईआरटी वाला एसएच दिया होगा
फिर चॉइस में ठीक वाला आंसर नहीं होगा। अगर ठीक करके दिया फिर गलत वाला आंसर नहीं होगा। हमें दोनों पता होने चाहिए। अब जो पार्ट करेंगे, पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि एंसर का जो एक लोब है, आप नीचे वाला पार्ट ठीक का, ऊपर वाला पार्ट भी ठीक का। मीन वन एंथर लोब इज बाइथिकस बियर टू थीका सेटल्ड बाय स्मॉल डिप्रेशन या स्मॉल ग्रुप। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर कोई इंटरनेशनल बायोलॉजी की बुक लिखो पढ़ोगे, उसमें एंथर लोब को ही थीका कहते हैं। अब पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लिखा ना, एनसीईआरटी इंडिकेट ईच एंथर हैज टू लोब्स, ईच लोब हैज टू थीका ऑफ एन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथवाइज सेपरेटिंग टू थीका। ये ट्रांसफर सेक्शन में है। अब ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, लेंथवाइज ग्रुप होगी, ट्रांसफर सेक्शन में थोड़ा सा डिप्रेशन दिखाई देता है। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। बेटा ये ट्रेंड है। कई बार क्या होता है, जब तक एनसीईआरटी में लिखे पार्ट को एनसीईआरटी खुद करेक्ट नहीं करती, तब तक हम नीट में वही आंसर को प्रेफर करते हैं। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कल को ये ना आ जाए वन आंसर लोग एज हाउ मेनी ठीक का, हमें टू करना पड़ेगा। ये नहीं वन आंसर लोग कॉल्ड ठीक का, सो वन आंसर लोग इज वन ठीक का, हमें टू याद रखना है नीट के लिए। अगर इंटरनेशनल करेक्शन वाला देखोगे, सेकंड नोट है वो, देखो यहां लिखा है ईच लॉन्गिट्यूडनल सैक ऑफ एंथर इस माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ध्यान रखना है, अगर ये हमारे पास एक एंथर लोब मैंने लेंथ वाइज ड्रॉ किया, दूसरा हमने दूसरा ड्रॉ नहीं कर रहे, इसमें लेंथ वाइज क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल दो सैक्स होंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल दो कैविटीज हैं, हर कैविटी में एक पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होने। जब तक इसमें पोलन ग्रेन अभी बने नहीं, इस लॉन्गिट्यूडनल सैक को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। याद करो प्लस वन में पढ़ते थे, हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट में दो टाइप के स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, मीगास्पोरेंजिया। हेटेरोस्पोरी में तो ये जो होंगे लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू। उसमें मियोसिस के बाद पोलन ग्रेन बनेंगे, जिनको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर। तो जिस सैक में माइक्रोस्पोर बनेंगे वो क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। ईच एंथर लोब कंटेन टू लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोस्पोरेंजिया। यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू होगा। स्पोरोजीनस टिश्यू रिपीटेडली माइटोसिस से उसका नंबर बढ़ता रहेगा। जब तक वो माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं सेल, उनको क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। जब वो सेल डिवाइड करना बंद कर देंगे, उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, पोलन मदर सेल कहेंगे। फिर मियोसिस के बाद उससे क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। समझ आया बेटा, मैंने ये बोला है। अब इसको फ्लो चार्ट में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने जो इसके अंदर पोलन ग्रेन बना रहे हैं उसके लिए स्ट्रक्चर का सीक्वेंस मैंने क्या बोला है। बेटा वेट करो, ये डायग्राम बना के पूरा समझाएंगे। अभी आपने ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। हमने क्या कहा है, पहले स्पोरोजीनस टिश्यू, जीनस का मतलब जनरेटिंग, स्पोर जनरेटिंग टिश्यू है। स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसमें सभी सेल क्या होंगे, डिप्लॉयड। सभी सेल क्या होंगे, डिप्लॉयड। फिर इसमें क्या होनी है, माइटोसिस। ठीक है, फिर बनेंगे एमएमसी, माइक्रो
स्पोर मदर सेल, एमएमसी, इसी को हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं। अब ये जो एमएमसी होंगे नॉन डिवाइडिंग, अब इनमें माइटोसिस नहीं होगी, समझा? जब तक ही माइक्रोस्पोरियम के अंदर वाली कैविटी के जो सेल जब तक डिवाइड करने, नाम क्या उनका? स्पोरोजिनस टिश्यू। जब वो डिवाइड करना हम बंद कर देंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर इनमें सेल डिवीजन होगी, मियोसिस, फिर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। इनको ब्रॉडली हम पोलन्स कह सकते हैं, पर टेक्निकली नहीं कहेंगे बेटा। +1 2 के लेवल पे इनको सिनोनिम यूज कर लेते हैं। वेट करो, बताएंगे माइक्रोस्पोर और पोलन में क्या फर्क है। अब क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। अब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इनटू माइक्रोस्पोर, इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये टर्म स्कूलों में 1 मार्क्स में आती है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इनटू माइक्रोस्पोर थ्रू सेल डिवीजन, मियोसिस। बेटा नोट्स में लिखा हुआ है ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, आगे पढ़ने को मिलेगा। अगर ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो एमएमसी भी क्या होगा? 2n। अब मियोसिस होगी, अब पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड, n। भी हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो समझते हो, भूले तो नहीं हो? सेल विद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड, सेल विद सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड। बेटा अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखो आपके नोट्स में जो लिखा हुआ है, बेटा साथ साथ पढ़ते रहोगे, आसानी रहती है। डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा पढ़ लिया। देखो यहां लिखा है, ईच इंटरलोब हैज 2 लॉन्गिट्यूडिनल सिलेंड्रिकल माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम का प्लूरल है ये। साथ ही लिखा है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन देम फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। एमएमसी से माइक्रोस्पोर बनते हैं, मियोसिस से बता दिया। साथ ही है थ्रू द प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बता दिया। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू सेल डिवीजन, मियोसिस। फिर आगे साथ ही लिखा है, द माइक्रोस्पोरेंजिया देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोलन सैक। बेटा अब ये 2 टर्म करवाते हैं आपको। एक हमने किया माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सिंगुलर में लिखा है। अब हम कर रहे हैं पोलन सैक। बेटा जब भी बायो में सैक यूज करोगे, एनी कैविटी, जिस कैविटी में पोलन ग्रेन भरे होंगे वो पोलन सैक होगा। जब तक पोलन ग्रेन नहीं बने उस कैविटी का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक कब कहेंगे? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बन जाएंगे। पर +2 के लेवल पे माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक को सिनोनिम यूज करते हैं। दोनों को क्या करेंगे? सिनोनिम है। हम ये कह सकते हैं, व्हाट इज द पोलन सैक? मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर है तो पोलन बन जाएंगे। व्हाट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम? इनमैच्योर पोलन सैक इज माइक्रोस्पोरेंजियम। दोनों है सेम ही है, पर उसके अंदर कंटेंट क्या, उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज होगा। बोलो की प्रॉब्लम लगे। अब देखो बेटा इसके साथ ही आगे लिखा हुआ है, however the term microsporidia and pollen sacs are used interchangeably। एक दूसरे की जगह पे इनके नाम यूज कर सकते हैं। साथ ही दिया, as each interlobe has 2 microsporidia, whole anther comes to have 4 microsporidia। देखो इस इंटरलोब में एक माइक्रोस्पोरेंजियम ट्रांसफर सेक्शन पे यहां पे है,
दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है, चौथा यहां पे है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में कितने माइक्रोस्पंजी हैं? 4। तो वी कैन से एंथर इज टेट्रास्पंजिएट। बेटा टेट्रा का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ 4, मोनो, बाई, टेट्रा, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, ये सारी टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो। मैंने बोला टेट्रास्पंजिएट, तो एंथर के हमने 2 फीचर कर लिए, टेट्रागोनल, टेट्रास्पंजिएट। ठीक है, बोलो बेटा यहां पे कोई प्रॉब्लम हो? आगे साथ ही लिखा हुआ है, इट इज देयरफॉर टेट्रास्पंजिएट दे मेक एंथर 4 साइडेड। ये एंथर आपको 4 साइडेड लिखा है, दिखाई दे रहा है। टेट्रागोनल भी टर्म कर चुके हैं। फिर है विद माइक्रोस्पोंजियम बीइंग प्रेजेंट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्रागोन। टेट्रागोन के एक एक कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोंजी है। द 2 माइक्रोस्पोंजिया और पोलन sac of anther lobes are separated internally by strip of sterile tissue। बेटा इन दोनों के बीच में यहां पे क्या है? 2 स्पंजिया में स्टेराइल टिश्यू है। स्टेराइल का मतलब है उस टिश्यू से पोलन नहीं बनते। तो ये हमारे पास क्या है? स्टेराइल टिश्यू सेपरेटिंग 2 माइक्रोस्पोंजिया विद इन 1 एंथर लोब, विद इन 1 एंथर लोब। बोलो कोई प्रॉब्लम हो? अब इसके आपको नीट के 5 क्वेश्चन यहीं करवा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, दो होते हैं बिल्कुल। तो एक एंथर लोब, एंथर में 2 एंथर लोब है, माइक्रोस्पोंजिया 2 + 2 4 हो गए, इसलिए एंथर क्या हो गया? 4 माइक्रोस्पोंजिया बीइंग टेट्रास्पंजिएट। बिल्कुल, माइक्रोस्पोंजियम एक लॉन्गिट्यूडिनल सैक है जो ट्रांसवर्स सेक्शन में सर्कुलर दिखाई दे रहा है। एक एंथर लोब में 4 माइक्रोस्पोंजिया होंगे, एक एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोंजिया होंगे। एंथर में 4 माइक्रोस्पोंजिया होने के कारण इसको नाम क्या दिया है? टेट्रास्पंजिएट, 4 स्पंजिया बीइंग। अब सुन लो बेटा, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल बेस्ड। In which of the following plant एंथर इज या स्टेमन इज एपिपेटलस? ब्रिंजल। एग्जाम्पल नहीं भूलनी, ठीक है। फिर दूसरा इसमें जो बार बार आता है, 1 एंथर इज टेट्रागोनल एज वेल एज टेट्रास्पंजिएट, बाइथिकस। ये 3 फीचर है, टेट्रागोनल, टेट्रास्पंजिएट एंड बाइथिकस। बेटा नोट से पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, बोल्ड करके वेट करो। फिर उसके साथ ही है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू सेल डिवीजन, मियोसिस। ठीक है, बोलो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हो? अब अपनी डायग्राम देखो, पेज नंबर 2 पे, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। इसमें देखो, डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट बीरिंग एंथर बॉक्स में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में मैंने एनसीईआरटी वाली डायग्राम स्कैन करके उसके अंदर अपनी तरफ से ऐड किया है। लोअर एंड को देखो क्या लिखा हुआ है बॉक्स में, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जनरली अटैच टू थैलामस। हमें पता थैलामस पे भी अटैच हो सकता है, टेपल पे भी अटैच हो सकता है, पेटल पे भी अटैच हो सकता है। और जो साइड पे पोर्शन दिखाया हुआ है, ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें ध्यान से देखोगे, बिल्कुल टॉप पे 2 हार्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। ये बेसिकली क्या है? 2 माइक्रोस्पोंजिया के बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई है, एक ही कैविटी बन गई है, उसमें पोलन ग्रेन है। उसमें क्या है बेटा? ऐसे एक ही कैविटी बन गई है जो हमें रफली हार्ट शेप यहां दिखाई दे रही है, वो क्या होगा? मैच्योर पोलन ग्रेन। अब देखो इसके बेटा एंड में एक पार्ट लिखा हुआ है, ईच टिपिकल एंथर इज टेट्रागोनल बाइथिकस टेट्रास्पंजिएट। ये सेंटेंस आपकी एनसीईआरटी में समरी में पहला सेंटेंस है। आपको बोला था समरी वाले जो सेंटेंस है नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सेंटेंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो बेटा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम।
बेटा अभी तक किसी ने कुछ पूछना हो? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाली है, इस पोर्शन पे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे हैं, और स्कूल के जो क्वेश्चन है ये पूरा जो मेल सेक्स ऑर्गन पूरी स्ट्रक्चर खत्म होगी, फिर स्कूल के 4-5 क्वेश्चन लिखवा देंगे जो स्कूलों में अक्सर आते हैं, +2 के एग्जाम में आते हैं। उनके आंसर आप घर में लिख के देखोगे, डाउट होगी मेरे से पूछ लोगे। अब देखो बेटा, अभी हमने ये मैंने एक कॉर्नर ड्रॉ किया इंफर लोब का, ऊपर वाला कॉर्नर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये सर्कुलर क्या ड्रॉ किया मैंने? माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश क्या की है कि आपको मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजियम और उसकी वॉल दिखाई हुई है ट्रांसवर्स सेक्शन में। अब इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से सुननी है। मैच्योर एंथर, जिसमें एंथर पूरा डेवलप हो गया मगर पोलन नहीं बने, अभी स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो इसके 2 पार्ट होंगे। ये जो कैविटी है माइक्रोस्पोरेंजियम की, इसके अंदर क्या होगा? डिप्लॉयड डिवाइडिंग सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो यहां से लेके यहां तक है, ये वॉल ऑफ एंथर, ये होगी वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने कहना ट्रांसफर सेक्शन में हमें माइक्रोस्पोरेंजियम के 2 पार्ट दिख रहे हैं, वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू, वॉल एज वेल एज स्पोरोजिनस टिश्यू। बेटा ये डायग्राम सारी ड्रॉ की हुई है आपके नोट्स में। अब पहले वॉल पे फोकस कर रहे हैं। अब ये नीट का क्वेश्चन है, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन 4 टाइप लेयर्स ऑफ सेल्स। बेटा इसमें जितनी भी सेल्स की लेयर है उसकी 4 टाइप हो सकती हैं, चारों को एक एक करके हमने माइन्यूटली समझना है। अगर कहीं कोई डाउट लगे तो पूछ लेना है। तो सबसे पहले इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है 1 सेल थिक, इसको कहेंगे एपिडर्मिस। पता किसी भी ऑर्गन के बाहर की कवरिंग रूट सेल लीफ में एपिडर्मिस ही होती थी, ये क्या होगी? एपिडर्मिस। पहला फीचर याद रखना है, एपिडर्मिस 1 सेल थिक पेरेन्काइमल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू प्लस में पढ़ा था, पेरेन्काइमल टिश्यू है। ये एंथर की आउटर बाउंड्री बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर मोस्ट लेयर है। जब पोलन ग्रेन इसके अंदर मैच्योर हो जाएंगे, एपिडर्मिस श्रिंक करेगी, डीजनरेट हो जाएगी। याद रखना, मैच्योर एंथर में जब पोलन ग्रेन बन जाएंगे, एपिडर्मिस पील्ड ऑफ, रिमूव्ड, नहीं बचेगी यहां पे। अब नोट्स में पढ़ देते हैं। देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम सिलेंड्रिकल sac that run on either side of each interlobe. It appears circular in transverse section. Microsporangium consists of 2 parts, microsporangial wall and sporogenous tissue. Microsporangial wall की जो फर्स्ट लेयर है बाहर वाली, एपिडर्मिस पढ़ो। अभी 4 लेयर पे फोकस मत करो जो ऊपर दी हुई है। पहली है एपिडर्मिस, इट इज कॉमन पेनिकमेटस covering a layer of anther. In mature anther, epidermal cell get stretched and degenerate. पहले ग्रोथ होगी, स्ट्रेच होंगे, साथ ही डिजेनरेट कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वहां से। सेकेंड लेयर नीट में बार बार आती है, इसकी भी एक्स्ट्रा डायग्राम बनाएंगे, उनको ध्यान से ड्रॉ कर लेना है। इसके अंदर जो सेकेंड लेयर होगी सेल्स की, ये इलॉन्गेटेड स्लाइटली लार्जर सेल्स होंगे। इस लेयर को हम एंडोथीशियम और फाइब्रस लेयर कहते हैं। ये 1 सेल थिक है, इसका नाम मैंने बोला है एंडोथीशियम। सो सेकंड लेयर का नाम हमने कर दिया एंडोथीशियम। अभी जो मैं सेंटेंस बोलूंगा किंतु परंतु नहीं करना, सुन के छोड़ देना।
ये जो लेयर है एंडोथीशियम, मैच्योर एंथर की डिहीसेंस में काम आएगी। एंथर की वॉल में क्रैक डेवलप होगा, उससे पोलन बाहर आने। क्रैकिंग ऑफ एंथर वॉल को क्या कहते हैं? डिहीसेंस ऑफ एंथर फॉर डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब यही हमने ध्यान रखना है कि भाई एंडोथीशियम, अब इस वॉल का एक सेल एनलार्ज करके ड्रॉ कर रहे हैं। बेटा इस तरह मैंने एरो ड्रॉ किया है, इस तरफ एपिडर्मिस है। बेटा इसको ध्यान से समझ लेना है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, इस पे रेयर नीट में क्वेश्चन होता है। इसकी स्ट्रक्चर के बिना एंथर की एडिशन समझ नहीं आनी। अब हम ध्यान रखेंगे भी जो इसकी वॉल पैरेलल टू सरफेस है उसको टेंजेंशियल वॉल कहते हैं। सर्कल का टेंजेंट समझते हो, वैसे सरफेस के पैरेलल टेंजेंशियल वॉल है। जो इस तरफ है आउटर टेंजेंशियल, इनर टेंजेंशियल वॉल। आउटर टेंजेंशियल, इनर। जो साइड की वॉल है इसको रेडियल वॉल कहते हैं। इसको मैंने क्या बोला है? टेंजेंशियल वॉल। साथ इसमें लगा दिया हमने इनर, इसको लिख देते हैं आउटर टेंजेंशियल वॉल। बेटा देखो रेडियस हमसे रेडियल वॉल क्यों कहा? इसके इस सर्कल का जो रेडियस है ये उसके पैरेलल है, इसलिए रेडियल वॉल कहा है। माइक्रोस्पोंजियम का जो सर्कल है उसके रेडियस के पैरेलल है, जो आउटर वॉल है उस सर्कल के टेंजेंट के पैरेलल है, टेंजेंशियल वॉल। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं हमने किसी टर्म को रटना नहीं है, हर चीज का मीनिंग समझ के चलेंगे। अब इस सेल की जो इनर टेंजेंशियल वॉल है इसके ऊपर थिकनिंग डेवलप होती है। इसके ऊपर क्या होना है? थिकनिंग डेवलप होनी है। अब ये जो थिकनिंग होगी किस केमिकल की बनी होगी? ये थिकनिंग कैलोस। इसके लिए बेटा जो मिले, सॉरी, ये अल्फा सेलुलोज लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा हुआ है? अल्फा सेलुलोज। एक नाम और लिखा हुआ है अगर ध्यान से पढ़ोगे, कैलोस। और ये बेसिकली क्या है केमिस्ट्री में, बायोमॉलिक्यूल में? पॉलीसैकेराइड है, मींस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, पॉलीसैकेराइड, कैलोस। ठीक है, याद रखना है। एक तो ये इनर टेंजेंशियल वॉल पे है, फिर रेडियल वॉल पे भी है। रेडियल वॉल पे इसकी क्या होंगी? पिलर लाइक थिकनिंग होंगी। रेडियल वॉल पे क्या होंगी? पिलर लाइक थिकनिंग। बेटा ऐसे तो मैंने बोल दिया, अगर इसको 3 डायमेंशनल इमेजिन करवाएं फिर आप जल्दी समझ पाओगे। ये जो थिकनिंग है ये फाइबर लाइक लगती है। डायग्राम में जो थ्रेड मैंने लाइनें बीच में लगाई ना सेल्स के, वो फाइब्रस अपीयरेंस इस पिलर लाइक थिकनिंग के कारण होगी। चाहे ये पिलर लाइक थिकनिंग है, ये भी किसकी बनी हुई है? कैलोस, अल्फा सेलुलोज की बनी हुई है। आउटर वॉल क्या रहेगी? थिन। आउटर वॉल, आउटर टेंजेंशियल वॉल में कोई थिकनिंग नहीं होनी। अब इसको इमेजिन करो, ये सेल कैसा है? बेटा मैं बोलूंगा सिर्फ सुनना है। एक हाथ में शूज का बॉक्स इमेजिन कर लो, लंबा सा है, शूज का बॉक्स है, जिस तरफ लिड है मान लो आउटर टेंजेंशियल वॉल है, ठीक है, जिस तरफ बेस है इनर टेंजेंशियल वॉल है। अब बेस के अंदर बेस की शेप का एक मोटी शीट अंदर अटैच कर दो, इनर टेंजेंशियल वॉल की थिकनिंग होगी कैलोस की। जो 4 इसकी लेयर वॉल्स है डिब्बे की, वो कौन सी वॉल्स है? रेडियल वॉल्स है चारों। समझा है? जो 4 वॉल्स है उनके अंदर आपने क्या करना है? स्ट्रिप लाइक थिकनिंग पिलर लगा दो चारों वॉल्स के अंदर।
जो चारों वॉल में पिलर लाइक थिकनिंग है वो आपकी है फाइब्रस अपीयरेंस वाला पार्ट। इमेजिनेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अगर मैंने बोला है ये, मैंने अब 3 डायमेंशनल में बॉक्स ड्रॉ करके रफ दिखाते हैं आपको। बेटा मैंने आपको बोला है बायोलॉजी बहुत आसान है, अगर आप 3 डायमेंशनल हर चीज को इमेजिन करके चलो। अब इस वॉल के अंदर भी ऐसे पिलर लाइक थिकनिंग है, इस वॉल के अंदर भी पिलर लाइक थिकनिंग है, इस वॉल के अंदर भी पिलर लाइक थिकनिंग है। ये चारों वॉल्स कौन सी हैं? रेडियल। लिड और बेस वाली क्या टेंजेंशियल वॉल्स। अगर ये इमेजिन कर लेते हो कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटा मैंने आपको क्या बोला है, एनसीईआरटी में एक भी वर्ड जो लिखा हम उसको पूरा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पसंद नहीं होता। उसका मेन कारण है, गो टू एनी एकेडमी, ज्यादातर बायोलॉजी आपको डॉक्टर पढ़ाते मिलेंगे, उन्हें सारी उम्र ह्यूमन के सिस्टम पढ़े हैं। एंडोथीशियम, सेकंड लेयर फ्रॉम सरफेस इन द वॉल ऑफ एंथर। पहला, ईच सेल कंटेन थिकनिंग इन इट। कहां कहां थिकनिंग है? इनर टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल। रेडियल वॉल में पिलर लाइक थिकनिंग है, आउटर वॉल रिमेन थिन। ये डिहिशंस में हेल्प करेगी, वो समझा देते हैं अभी। डिहिशंस में कैसे हेल्प करेगी? एनसीईआरटी में नहीं है, हमें तो लिखा है डिहिशंस में हेल्प करती है। अगर मैकेनिज्म पता होगा, याद रखना, स्कूल में लिखना नहीं है हमने, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। देखो एपिडर्मिस से यहां से रिमूव हो गई, अगर पेनकेमा बाहर की तरफ एक्सपोज होती है, ये सेल वाटर लूज करेगा नहीं करेगा? ड्राई एयर में करेगा। अगर बाहर वाली वॉल थिन है वो श्रिंक भी करेगी। जब ये वॉल श्रिंक करेगी तो यहां पे क्या होगा? ये कनकेव हो जाएगी हर पार्ट में, ऐसे कनकेव होगी। अब श्रिंक करते कनकेव हुई है, जब कनकेव होगी रेडियल वॉल को अंदर की तरफ खींचेगी। केमिस्ट्री में समझते हो, वाटर लॉस करके श्रिंक करना, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, समझा रहे हैं? भी हाइग्रोस्कोपिक, एंडोथीशियल सेल हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर लूज करके आउटर वॉल के अंदर कनकेविटीज बनेंगी, आउटर वॉल ट्रेंड्स टू श्रिंक। इनर श्रिंक नहीं करी, वहां थिकनिंग है। फिर श्रिंक करने से क्या होगा? ये लेयर छोटी होती चली जाएगी, श्रिंक करेगी, इसके कारण इंटर के अंदर डिविजन होगी। समझ आया? अब सिर्फ ये सारा कुछ समझ लिया, हमने क्या याद रखना है? 3 सेंटेंस याद रखने हैं। पहला, विच लेयर ऑफ एंडोथीशियल वॉल हेल्प्स इन डिहिशंस ऑफ द इंथर? हाँ जी, एंडोथीशियम, ठीक है। फिर श्रिंक कौन सी लेयर करती है? आउटर, ठीक है। इसकी श्रिंक करने से पूरी लेयर श्रिंक करके बस्ट करती। फिर श्रिंक होने का कारण क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है? ड्राई एयर में सूखे मॉइस्चर में से पानी एब्जॉर्ब कर ले। एंथर हमेशा ड्राई एनवायरमेंट में बस्ट करके पोलन रिलीज करते हैं, हवा में पोलन ट्रांसफर होंगे फिर, ठीक है बेटा। अब देखो एक पार्ट और याद रख रहे हैं, अगर यही एंथर की वॉल, अब मैंने क्या दिखा दिया है? 2 माइक्रोस्पोंजिया के बीच वाला एरिया दिखाया है। यहां पे एंडोथीशियम में थिन वॉल सेल्स होंगे, यहां पे कौन से सेल्स होंगे? थिन वॉल्ड, बाकी सारे थिक वॉल्ड है। पता है थिन वॉल सेल के बीच में आपस का कनेक्शन स्ट्रांग होता है वीक होता है? वीक होगा। अगर ये लेयर श्रिंक करेगी, इधर वाली भी श्रिंक कर रही है, प्रेशर किस पे पड़ा? इन थिन वॉल सेल पे। यहां से एंथर की वॉल बस्ट करेगी, पोलन यहां से बाहर आएंगे। जो थिन वॉल सेल्स हैं इनको नाम देते हैं स्टोमियम। बेटा एनसीईआरटी की डायग्राम में दिखा देते हैं आपको। एनसीईआरटी की डायग्राम में
ये सेल दिखाए हैं, लेबल नहीं किए हुए, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब ऐसे करो, आप पेज नंबर 4 खोलो। इसमें बेटा जो नीचे वाली डायग्राम है, बेटा नोट्स का पेज नंबर 4, उसमें लेबल नहीं की एनसीईआरटी में, जो डायग्राम आपने खोल ली है, नोट्स में खोलोगे लेबल की हुई है पूरी। अब इस डायग्राम को देखते हो, सेम डायग्राम कलर्ड एनसीईआरटी में मिलेगी। अब इसमें देखो लेबलिंग की हुई है, एपिडर्मिस, ये डिहिशन हुई है इंथर की। देखो साइड में 2 स्लिट बनी हुई है, जहां से पोलन बाहर आने हैं। इस डायग्राम में दिखती है बेटा, ये आपके नोट्स में दिख रही है, यहां पे 2 स्लिट्स हैं, साइडों पे कट पड़े हुए हैं। और ऊपर देखो एपिडर्मिस लेबल की हुई है पहली। दूसरी लेबलिंग क्या है, एंडोथीशियम। फिर एक लेबलिंग छोड़ के स्टोमियम लिखा हुआ है। स्टोमियम के सेल दिखाई दे रहे हैं, जो थिन वॉल बड़े बड़े सेल दिख रहे हैं यहां पे, ये क्या है, स्टोमियम में। एनसीईआरटी में लेबल नहीं किया हुआ, अगर दिख रहा है यूनिवर्सिटी के टीचर को पता है ये स्टोमियम में, हमें धोखा नहीं खाना। और फिर इसमें देखो, यहां से अब आप एक सेंटेंस याद करो, एंथर वॉल डिहिसेस थ्रू स्टोमियम। एंथर वॉल में क्रैक होना, स्टोमियम के बीच में क्रैक होगी ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम लेयर कॉन्ट्रैक्ट करिए पानी लूज करके, फिर एंथर की डिहिशन हो रही है थ्रू स्टोमियम। ये सेंटेंस नीट में आता है बेटा, आपके नोट से ये कहीं ना कहीं आगे लिखा मिल जाएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम लगे। अब देखो, जो आपके नोट्स में एंडोथीशियम दी हुई है, अब पढ़ देते हैं। बेस मैंने सारा समझा दिया, तो पढ़ देते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, इट इज हाइपोडर्मल वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। बेटा हाइपोडर्मल लेयर जस्ट बिलो एपिडर्मिस, जो लेयर सेल की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, उसको हाइपोडर्मल लेयर कहते हैं। फिर लिखा हुआ है, इन मैच्योर भी इसके आगे, द सेल्स आर लार्ज साइज, दे ऑफन डिवेल्प फाइब्रस थिकनिंग। बेटा फाइबर थिकनिंग दिखा दी मैंने डायग्राम में आपको, ऑफ अल्फा सेलुलोज कैलोस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ऑन इनर एंड रेडियल वॉल। डायग्राम में दिखता है, एनसीईआरटी में लिखा, डायग्राम नहीं है वहां पे, मैंने डायग्राम बना के समझा दिया आपको। द मैच्योर सेल बिकम डेड, एंडोथीशियम इज आल्सो कॉल्ड fibrous layer due to presence of fibrous thickening. In such enter hypodermal cells as well as epidermal cells present in region of shallow groove. अब इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, शैलो ग्रुप। साथ ही लिखा हुआ है इसके अंदर, बिटवीन टू माइक्रोस्पोंजिया ऑफ इंटरलोब रिमेन थिन वॉल्ड इज फंक्शन एज लाइन ऑफ डिहिशन स्टोमियम। It helps in dehiscence of anther at maturity of pollen grain. जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे, तब एंथर की डिहिशंस होगी एंडोथीशियम की हेल्प से थ्रू स्टोमियम। आगे है, बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप हैरान होंगे, इसमें क्वेश्चन 3 आते हैं इस लेयर पे। विच लेयर ऑफ एंथर वॉल हेल्प्स इन डिहिशंस, एंडोथीशियम। थ्रू विच सेल्स ऑफ एंडोथीशियम एंथर डिहिसेस स्टोमियम, या एंथर डिहिसेस through spermium due to hygroscopic contraction of endothecium layer. बेटा आगे है इनर लेयर। अब ध्यान रखना है, यहां पे 1 से लेके 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की। यहां पे कितनी लेयर मैंने बनाई है, 1 to 3। इनको इनर लेयर्स ऑफ सेल्स कहते हैं। इनको क्या नाम देंगे, इनको मिडल लेयर्स भी कहते हैं, इनर लेयर्स भी कहते हैं। मिडल या इनर लेयर्स ये पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। ये क्या होंगी, पेरेन्काइमा टिश्यू की। जब माइक्रोस्पोंजियम में पोलन ग्रेन बन रहे होंगे, डेवलप हो रहे होंगे, ये तीनों लेयर सेल की डिसइंटेग्रेट हो जाती हैं। सारे सेल इनके डैमेज होके इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेवलप
इन्होंने थोड़ा फूड सप्लाई करना है, ठीक है बेटा। आप इसमें पढ़ देते हैं, यहां लिखा है दीज आर 1 to 3 layers of thin walled cells present in wall of each microsporidium below endothecium layer. Cells of middle layer usually undergo degeneration and nourish the sporogenous tissue. नरिश करना, नरिशमेंट फूड प्रोवाइड करना है। आगे है टेपिटम, बेटा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। ये वो लेयर है जिसके अराउंड सबसे ज्यादा माइक्रोस्पेंजियम के क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान रखना है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंथर वॉल माइक्रोस्पेंजियल वॉल इज कॉल्ड टेपिटम। ये लार्ज सेल की बनी होगी। इसका मेन फंक्शन है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। इसका नाम मैंने क्या दिया, टेपिटम, ठीक है बेटा। इसके सारे फीचर ध्यान से सुनने। अब पहला फीचर है भी टेपिटम में जो भी सेल होगा उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। डेंस का मतलब है हाईली रिच इन न्यूट्रिशन। प्रोटोप्लाज्म में ज्यादा फूड होगा, हाईली डेंस होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा। पर सेल मोर देन 1 न्यूक्लियाई होंगे। ये मैंने क्या ड्रॉ किए हैं, न्यूक्लियस, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे इसके अंदर। बाकी सिर्फ ये साइटोप्लाज्म है। आगे इसको रिकॉल करो, +1 में कनेक्ट करते हैं सेल की स्ट्रक्चर में। क्या है बेटा, टेपिटम क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएट या सीनोसिटिक। ये भी लिखा हुआ नोट्स में। ये मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बनी बेटा, नोट्स में ढूंढो नहीं, सुनो, घर जाके पढ़ो इसको। नहीं नोट्स में ढूंढते रहोगे सुन नहीं पाओगे। मैंने आपको पहले बोला है आपको इतना आराम से करवाएंगे पूरा साल सिलेबस के भी 9th क्लास में याद करके जाओगे, घर जाके पढ़ना बहुत घट पैना। अगर क्लास में सीरियसली सुनोगे, अगर अपने नोट्स में कभी इधर उधर देखते रहोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कैसे डेवलप हुई है। एक टर्म है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कंडीशन क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेल में न्यूक्लियस बार बार डिवाइड कर रहा है पर सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, तो ये मल्टी न्यूक्लियर बन जाएगा। इसको कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं, सेल को हमने सीनोसिटिक कहा, और जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है इसके लिए भी एक टर्म यूज करते हैं, एंडोमाइटोसिस। टर्म क्या है, एंडोमाइटोसिस। ये नोट्स में लिखी हुई है, व्हाट इज एंडोमाइटोसिस। इफ इन अ सेल न्यूक्लियस अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, 1 से 2, 2 से 4 बन रहे हैं, पर उसके न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। अगर साइटोकाइनेसिस तो मल्टी सेलुलर बन जाता है। अब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, न्यूक्लियर बार बार डिवाइड कर रहा है, तो बन जाएगा सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लियर। तो याद रखना है, पहला फीचर के अंदर मैंने क्या बोला है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पिंजियल वॉल टेपिटम, इट इज मल्टी न्यूक्लियड। मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन डेवलप ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, वन थिंग मोर, इसमें जो हर न्यूक्लियस होगा, ईच न्यूक्लियस विल बी पॉलीप्लॉइड। बेटा पॉलीप्लॉइड का मतलब समझते हो, ये जेनेटिक्स की तरफ है, ये आपने पहली बार सुनिए, लिख लोगे। जैसे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, जो 2 से ज्यादा सारे पॉलीप्लॉइड है। देखो पॉलीप्लॉइड, एनी सेल और ऑर्गेनिज्म, एनी सेल और एन ऑर्गेनिज्म, any cell or an organism containing chromosome number
क्रोमोसोम नंबर मोर देन 2n, मोर देन डिप्लॉयड, मोर देन 2n या मोर देन डिप्लॉयड। समझ आया? अब देखो, अगर किसी सेल में 3 सेट हैं क्रोमोसोम के, पॉलीप्लॉइड है, 4 सेट है तभी पॉलीप्लॉइड है, 5 सेट है तभी पॉलीप्लॉइड है, 1 है हैप्लॉइड है, 2 है डिप्लॉइड है, मोर देन 2 सेट होगी वो क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइड। ये पॉलीप्लॉइड कैसे बना? उसके लिए टर्म है, इसमें न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की डबलिंग हुई है एस फेस वाली, पर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं किया। अगर डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम डबल टेट्राप्लॉइड हो गया, 4 सेट हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं किया, तो सेल क्या बन गया? टेट्राप्लॉइड पॉलीप्लॉइड। तो लिख सकते हो पॉलीप्लॉइड का ओरिजिन, लिख लोगे ओरिजिन क्या है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। इसके लिए टेक्निकल टर्म है एंडोप्लॉइडी, एंडोप्लॉइडी। मैंने बोला डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। देखो अब टिपिटम का हमने जो मैं 5 फीचर करवा चुका हूं। पहला क्या बोल रहा है? इनर मोस्ट लेयर, फंक्शन नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, इट इज मल्टी न्यूक्लियर सिनोसिटिक ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंडोमाइटोसिस, इट इज पॉलीप्लॉइड ड्यू टू एंडोप्लॉइडी, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। बेटा एंडोमाइटोसिस एंडोप्लॉइडी की डेफिनेशन नोट में लिखी हुई है, नहीं लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अगर कोई गड़बड़ हो आपस में नहीं मेरे से पूछ लो। अब क्यों कहते भी छोटी मोटी डिक्शनरी में देखते हैं जब एनसाइक्लोपीडिया सामने थे, तो आपस में डिस्कस मत करो, पूछ लो मेरे से, नहीं होगा एक कंफ्यूज दूसरा उसको भी कंफ्यूज करेगा। पता भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आपस में क्लास में कम, हाँ पढ़ रहे हो घर में जितना मर्जी डिस्कस करो। अब पढ़ देते हैं टेपिटम को। देखो बेटा यहां लिखा हुआ है, इट इज इनर मोस्ट स्पेशलाइज्ड नरिशिंग लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियल वॉल, cells have dense cytoplasm, they become large multinucleated through endomitosis, become multinucleated due to endomitosis। ब्रैकेट की डेफिनेशन लिख ली है, that is free nuclear division without cytokinesis and polyploid by endoploidy, that is replication of chromosome without division of nucleus respectively। बेटा एंडोप्लॉइडी की डेफिनेशन लिखी हुई है, एंडो डुप्लीकेशन क्रोमोसोम वाला जो केस है, इवन एंडोमाइटोसिस की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। एंडोप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम का नंबर न्यूक्लियस के अंदर ही डबल हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपको एक और फीचर बता देते हैं। एंडोप्लॉइडी इज अ कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइड बनने का वो कारण है, वो एंडोप्लॉइडी प्रोसेस है, ये उसका प्रोसेस का इफेक्ट है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम डबल होने। बेटा वेट करो, जेनेटिक्स में पॉलीप्लॉइडी आधे घंटे का आर्टिकल है, जो जो आपके डाउट है कहीं आगे निकल जाएंगे उससे। अभी तो सिर्फ टर्म इंट्रोड्यूस की है, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? कंडीशन where cell contain multiple sets of chromosome more than 2। ठीक है, जितने सेट है उसके अकॉर्डिंग नंबर होगा, 3 के लिए ट्रिप्लॉइड, 4 के लिए टेट्राप्लॉइड, 5 के लिए पेंटान, सो ऑन। तो जब भी पॉलीप्लॉइडी होनी है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की डबलिंग होगी, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा। और भी कारण हो सकते हैं, अभी हमने एक कारण किया। अब इसके बाद फंक्शंस ऑफ टेपिटम दिया होगा। बेटा पहले लिखा है how tapetum become binucleate,
लगे ये तो क्या लिखा, मुझे तो आंसर नहीं पता। आंसर सारे आपकी एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट आपके नोट में सॉल्व किया होगा। बेटा इसके फंक्शन दिए हुए, फंक्शन लिखा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक फंक्शन ध्यान से समझने वाला है। नीट में मैक्सिमम मिस्टेक्स बच्चों की फंक्शन में होती है। एक तो फंक्शन भूलोगे ही नहीं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू, अब किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, स्पोरोजीनस टिश्यू पहले, फिर पोलन मदर सेल, फिर डेवलपिंग पोलन ग्रेन। समझ आया? जब तक पोलन ग्रेन मियोसिस शुरू नहीं हुई, स्पोरोजीनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जब वो सेल डिवाइड करना बंद हो गए, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, उसको भी न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। जब पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं तब भी न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। जब ये मैच्योर हो जाएंगे ये डीजेनरेट कर जाएगी टेपिटम। जब पोलन पूरी तरह बन गए फिर ये पूरी तरह सेल डीजेनरेट कर जाते हैं। बेटा आगे देखो, पहला है प्रोवाइड नरिशमेंट, ये मैंने अब पढ़ना नहीं, समझा दिया। फिर है टेपिटम प्रोवाइड एंजाइम कैलेस। सुन लो बेटा, ये कैलेस को समझने के लिए जब पोलन ग्रेन बनेंगे एक पोलन मदर सेल से, ये चारों पोलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच में कैलोस केमिकल इनको जोड़ के रखता है। फिर कैलोस को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम कैलेस हो जाएगा। वही सेलुलोज, सेलुलेस नाम वैसे ड्राइव किए हुए। कैलेस को डिसॉल्व करने वाला कैलेस, इसने क्या करना है, चारों पोलन ग्रेन को एक दूसरे से सेपरेट करना है। समझा? कैलेस एंजाइम टेपिटम से आएगा, कैलोस को डिसॉल्व करके पोलन ग्रेन को सेपरेट करेगा। बेटा आपके नोट्स में सेकंड फंक्शन लिखा है, टेपिटम प्रोवाइड एंजाइम कैलेस फॉर डेसोल्यूशन ऑफ कैलोस बाइंडिंग माइक्रोस्पोर्स टुगेदर। थर्ड है, इट आल्सो सिक्रीट एन हार्मोन IAA, प्रसवन का ऑक्सिन, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ये IAA सिक्रीट करेगा। जो IAA सिक्रीट करेगा पोलन ग्रेन ने अपने अंदर स्टोर कर लेना। बना टेपिटम से, पोलन ग्रेन ने स्टोर कर लिया। जब पोलन जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पढ़ा है? इलांगेशन ऑफ स्टेम या ऑर्गन किसकी हेल्प से होता है प्लांट में, ऑक्सीजन। तो पोलन ट्यूब की इलांगेशन के लिए चाहिए होगा। अब पढ़ देते हैं, यहां लिखा हुआ है इट सिक्रीट हार्मोन फॉर एग्जांपल IAA दैट इज स्टोर्ड इन पोलन ग्रेन फॉर देयर अर्ली ग्रोथ। अर्ली ग्रोथ का मतलब है जब पोलन जर्मिनेशन करने के लिए शुरू में ग्रो करेगा, ऑक्सीजन के कारण ग्रो करेगा। फिर टेपिटम सिक्रीट यूबिस्ट ग्रेन्यूल। बेटा इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, पर अगर ये ग्रेन्यूल पढ़ा होगा आगे हेल्प मिलेगी। बेटा पोलन ग्रेन के अराउंड 2 लेयर्ड वॉल होती है। पोलन ग्रेन के अराउंड 2 लेयर्ड वॉल होती है। आउटर को एक्साइन कहते हैं, इनर को इंटाइन कहते हैं। जो आउटर पोलन की वॉल बननी है यूबिस ग्रेन्यूल से बनेगी। किससे बनेगी? यूबिस ग्रेन्यूल। इसमें केमिकल होता है स्पोरोपोलिनिन। केमिकल कौन सा होगा इसमें? स्पोरोपोलिनिन। इसकी एक्साइन बनेगी। ये बार बार क्वेश्चन आता है, केमिकल नेचर ऑफ एक्साइन स्पोरोपोलिनिन। इस स्पोरोपोलिनिन का एक 2 फीचर सुन लो, बड़े इंटरेस्टिंग फीचर है, एनसीईआरटी में लिखे हुए। एक्साइन का मतलब आउटर कवरिंग, एक्सो, इनर इंटाइन इनर लेयर है। पोलन की आउटर वॉल का नाम क्या होगा? एक्साइन, इनर का इंटाइन। बेटा वेट करो, पोलन की पूरी स्ट्रक्चर भी आगे पढ़ेंगे, उसमें सारा रिपीट होना है। तो यूबिस ग्रेन्यूल ये स्फेरिकल वेसिकल है रिच इन स्पोरोपोलिनिन, ये जाके पोलन की वॉल पे डिपॉजिट होंगी, एक्साइन बन जाएगी। अब इसके 3 फीचर सुन लो, इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों फीचर पे। पहला है नो एंजाइम इज नोन इन द लिविंग वर्ल्ड विच कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलिनिन। कोई भी वर्ल्ड में ऐसा केमिकल नहीं है जिसके हेल्प से हम इसको डाइजेस्ट कर सके, कभी डाइजेस्ट नहीं होती ये बॉल। दूसरा, नो एसिड नो एल्कली कैन डिसॉल्व इट। केमिस्ट्री होते एसिड या एल्कली यूज करोगे डिसॉल्व करने के लिए,
कोई भी नॉन एसिड, कोई भी नॉन एल्कालाइन सब्सटेंस, एल्कली, इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगी। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, कोई माइक्रोब इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इतना हार्ड है। अगर ये पोलन सॉइल के नीचे दब जाए तो पोलन गिन के माइक्रो फॉसिल बन जाते हैं, छोटे छोटे साइज के माइक्रोस्कोपिक फॉसिल बनेंगे। तो पोलन के फॉसिल बनने में कौन सी वॉल ऑफ पोलन इन्वॉल्व है, कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है, वो मैंने करवाया। केमिकल स्पोरोपोलिन एक्साइन, जो माइक्रोस्कोपिक फॉसिल होंगे उनको माइक्रो फॉसिल कहते हैं। बेटा ये सारा नोट्स में लिखा जो मैंने बोला है। अब देखो इसमें लिखा हुआ आगे, टेपिटम secrete यूबिश ग्रेन्यूल which provide sporopollenin and other material for formation of exine part of pollen। जो मैंने वही बोला, इसके जो फंक्शन बोले हैं ये पोलन गेन की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, यहां नहीं लिखे हुए, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे साथ ही एक और पार्ट दिया हुआ है, पोलन किट, यही वर्ड है। अब पोलन किट, अब सुन लेना पोलन किट क्या है। जितने पोलन ग्रेन इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन में ट्रांसफर होने, क्या बोल रहे हैं, जो पोलन ग्रेन फ्लावर टू स्टिग्मा शिफ्ट होंगे उसको पॉलिनेशन कहेंगे। ये शिफ्ट कौन करेगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें पोलन किट होती है, बाकी और किसी में नहीं होती। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली, नोट्स में लिखी हुई है। जितने एंटोमोफिलस प्लांट्स हैं, जिन प्लांट में इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन होती है, उनके पोलन ग्रेन में एक्साइन के बाहर क्या होगा, पोलन किट। ये स्टिकी लेयर होती है, ये क्या होती है, स्टिकी लेयर होती है, जिसमें लिपिड और कैरोटीन्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस में कैरोटीन पिगमेंट पड़े थे, इसमें भी पैक्टिन, कुछ फैटी सब्सटेंस होंगे, ये स्टिकी होगी, इसकी हेल्प से ये इंसेक्ट की बॉडी पे अटैच हो जाएगा। जब इंसेक्ट स्टिग्मा में बैठेगा वहां भी स्टिकी सब्सटेंस है, वो ज्यादा स्टिकी है, इसलिए इंसेक्ट की बॉडी से अलग होकर स्टिग्मा पे शिफ्ट हो जाएगा। सो पोलन किट के जितने भी केमिकल है वो भी टेपिटम से आए। सो पोलन किट ऑफ एंटोमोफिलस प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिलीज फ्रॉम टेपिटम। ये केमिकल होंगे कैरोटिनॉइड एंड पैक्टिक कंपाउंड, कुछ फैटी सब्सटेंस भी हो सकते हैं। बेटा यहां पे पढ़ देते हैं जो लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड पोलन किट कवरिंग अराउंड एंटोमोफिलस इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन। फिर टेपिटम प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। देखो कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी ये जेनेटिक्स की टर्म है। अब आपको छोटी सी कहानी सुना देते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद कभी भी कंपैटिबिलिटी नहीं भूलोगे। इमेजिन करो मैंगो का ट्री है, ठीक है, मैंगो फ्लावर की स्टिग्मा पे हमने मिर्ची के पोलन शिफ्ट कर दिए। क्या किया, मिर्ची के पोलन शिफ्ट कर दिए। अब जो मैंगो बनेगा वो बेटा उठा लो कोई बात नहीं, वो मीठा होगा या कड़वा होगा, मीठा होगा या कड़वा होगा, लगता है मिर्च से शिफ्ट के कड़वा होगा, कुछ को लगता है ये मीठा होगा, मीठा होगा कड़वा नहीं होगा। क्यों कि जो मिर्ची के पोलन है वो मैंगो की स्टिग्मा के लिए इनकम्पैटिबल है, वो वहां जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। समझ आया, कंपैटिबिलिटी का मतलब यहां पे क्या है, सेम स्पीशी के पोलन उसके ऊपर जर्मिनेट करेंगे, दूसरे के जर्मिनेट नहीं करेंगे। एक स्पीशी के पोलन अपनी स्टिग्मा के लिए, उस प्लांट की स्टिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, कंपैटिबल, दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, इनकम्पैटिबल। जो कंपैटिबिलिटी है किससे डिसाइड होती है, प्रोटीन इन एक्साइन, या पोलन किट में या एक्साइन में प्रोटीन होंगे, प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करेगा, टेपिटम। सो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन ऑफ पोलन आर प्रोड्यूस्ड बाय पोलन किट। बेटा आपको बता देते हैं, एक प्लांट के पोलन उसी प्लांट के स्पीशी के किसी मेंबर पे जर्मिनेट कर सकते हैं, दूसरे स्पीशी पे जर्मिनेट नहीं करते, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है आज भी।
हम एक्सपेरिमेंट से भी जीन शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। नहीं, आजकल आपको मार्केट में कुछ चाइनीज फ्रूट मिलेंगे, देखने को शेप टमाटो है, खाओगे तो एप्पल है। ये क्या किया हुआ है उन्होंने, उनको क्रॉस करके जेनेटिकली इनकी शेप बदली हुई है। बेटा बहुत कुछ है बेटा, अभी अभी टेंशन मत लो। बेटा कोई नहीं, तो मैंने इसलिए बोला है आजकल मार्केट में एवरीबॉडी ट्राइज टू फाइंड एक्सोटिक फ्रूट्स, जो किसी के ना देखे मैं तो वो खाऊंगा। अरे आपको शॉकिंग लगेगा अगर मैं एक कंपैरिजन आपको बता दूं। आप कहते हो सबसे भी कौन सा विटामिन आपको एप्पल से मिलता है? ए। विटामिन ए काफी मिलता है एप्पल से, ठीक है। जो आपका मार्केट में जजूब समझते हो, लंबे वाला बेर, उसको जजूब बोलते हैं इंग्लिश में, लंबे वाला बेर है, उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। एक एप्पल से 10 गुना ज्यादा होता है सिर्फ एक बेर के अंदर। कहते घटिया जा फ्रूट है, मैं तो नहीं खाता बेर। अरे विटामिन बहुत ज्यादा है। और दूसरा आपको एक और बता देता हूं, आंवले में कौन सा विटामिन होता है? सी। एक आंवले से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी एक हरी मिर्च में होता है। तो खाएगा कौन? बेटा पुराने बुजुर्गों से पूछोगे, उसको मिक्सी में पूरी तरह मिक्स करके उसका पेस्ट बना के खाने के साथ चटनी की जगह से खाने से विटामिन सी की प्रॉब्लम नहीं सी होंगी उन्होंने कभी। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, आजकल हमने देसी खाने से आगे चले गए, नूडल बर्गर ये हमें ज्यादा पसंद है। मैंने तो आपको पता है पिछले साल कितना बोलते रहे, मैंने हटना फिर भी नहीं, ठीक है। बेटा इसमें अब बोलो एपिटम के फंक्शन में कोई डाउट हो? अब इसको हरली रिकॉल करते हैं। पहला फंक्शन था नरिशमेंट, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू। सेकंड बोला था प्रोवाइड एंजाइम कैलेस टू डिसॉल्व कैलोस होल्डिंग पोलन ग्रेन टुगेदर। और साथ मैंने थर्ड बोला है कि इंक्रीज सिक्रीट हार्मोन आईए, जो पोलन में स्टोर होगा उसकी अर्ली ग्रोथ के लिए। साथ ही मैंने ये भी बोला है इट सिक्रीट यूबिश ग्रेन्यूल which contain sporopollenin, a fatty substance, to develop exine of pollen. It also provides chemical for pollen kit formation in insect pollinated plants या entomophilous plants. लास्ट जो मैंने इसमें बोला है वो आपको बोला है कि इट आल्सो प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी प्रोटीन। ये एंथर की वॉल खत्म हुई है। अब उसके बाद आते हैं यहां पे जो टिश्यू है स्पोरोजीनस। अब स्पोरोजीनस टिश्यू को पिक करके हमने सिर्फ पोलन बनाने, बेटा इसमें हमने क्या करना है? पोलन बनाने। आपके नोट्स में एक पार्ट दिया हुआ है, यहां नोट लिखा पेज नंबर 3 पे मिडल में देखो, इन माइक्रोस्पोंजियम आउटर 3 टाइप वॉल लेयर हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड एडहेसिव ऑफ एंथर। लास्ट ऊपर वाली 3 वॉल, इनर वॉल का लेयर है नरिशमेंट। इनर वॉल का मेन फंक्शन क्या है? नरिशमेंट। ये ध्यान रखना है, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये सेंटेंस नीट में बार बार आता है। इसके नीचे का जो पैराग्राफ है ये कभी एनसीईआरटी में था, अब निकाल दिया उन्होंने। आप इस पैराग्राफ को पढ़ो चाहे ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ेगा। बेटर है कि इस पैराग्राफ पे आगे ऐसे लगा के क्रॉस लगा देना है। कोई घरों पढ़े, क्लास के आगे पीछे पूछोगे तो बताएंगे, अदरवाइज इसमें ना तो नीट में क्वेश्चन आना है ना आपकी एनसीईआरटी में। पर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है, इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है। हमने नहीं करना। अब एक सेंटेंस कहीं लिख लो इसको जो नीट में गलती से आता है। हाँ जी, नहीं मैंने ये बोला अभी आउटर 3 टाइप लेयर। जब पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, सेंटेंस आपने लिखना है दी मास ऑफ सेल्स, लिख लो बेटा, ये मास ऑफ सेल्स
इस पूरे पैराग्राफ से एक ही क्वेश्चन बनता है, मास ऑफ सेल इन यंग डेवलपिंग एंथर, mass of cells in young developing anther from which microsporangium develops, from which microsporangium develops is called archisporium. कहेंगे आर्चिस्पोरियम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब डेवलपिंग एंथर ट्रांसवर्स सेक्शन में रेक्टेंगुलर है, इसके 4 कॉर्नर पे मास ऑफ सेल डेवलप होंगे, उन मास ऑफ सेल में आगे उसमें डिवीजन होके पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, उसमें पूरे का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होना है। अब बोलो इसमें कुछ पूछने वाला हो बेटा। ये डायग्राम में पेज नंबर 3 पे इसके ऊपर वाला, हाँ इसके ऊपर वाला, ये डायग्राम भी नहीं है, ये डायग्राम भी नहीं करनी बेटा। इस साल तो गलती से नोट्स में रह गया, अगले साल मैंने नोट से काट ही देना बेटा। इसके ऊपर क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, सामने लगा के क्रॉस लगाओ। मीन कदे गलती नाल ज्यादा पढ़ने दी आप तो मूड बने पढ़ भी लो, नुकसान कोई नहीं। नहीं पढ़ोगे तब भी कोई नुकसान नहीं होना, हाँ पढ़ लोगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। आगे है स्पोरोजीनस टिश्यू। बेटा मैंने बोला था इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको हमने नाम क्या दिया, स्पोरोजीनस टिश्यू। मीन स्पोर माइक्रोस्पोर जनरेटिंग टिश्यू है, ये डिप्लॉयड सेल्स होंगे। ये क्या होंगे, डिप्लॉयड सेल। आपको फ्लो चार्ट में लिखवाया था, शुरू में लिखा हुआ है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू है सेल्स, ये डिप्लॉयड होंगे, दे कीप ऑन डिवाइडिंग बाय माइटोसिस, इनका नंबर बढ़ता रहेगा शुरू में। व्हेन दीज सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग दे विल ग्रो। इसको फिर नाम क्या देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, पोलन मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो पोलन मदर सेल है इनमें मियोसिस होनी है। सेल डिवीजन कौन सी होनी है, मियोसिस। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर कह लो या पोलन ग्रेन कह लो, वो बनेंगे। यही स्पोरोजीनस टिश्यू का लिखा हुआ। अब इसको पैराग्राफ को पढ़ देते हैं बेटा। नीचे फ्लो चार्ट में डायग्राम में दिखाया है, एक आपको यहां पे सेल दिखाया हुआ है स्पोर मदर सेल, इनके एंड में देखो 4 सेल का ग्रुप बना है, वो माइक्रोस्पोर है। ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां लिखा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू fills the interior of microsporangium. All the cells are similar, called sporogenous cells. Sporogenous cells divide regularly by mitotic division to form diploid microspore mother cell या पोलन मदर सेल। लिखा ब्रैकेट में एमएमसी पीएमसी, एब्रीवेशन आज भी नीट में आते हैं, एक्सपेंड द एब्रीवेशन एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी पोलन मदर सेल। इसमें फिर आगे मियोसिस होके 4 पोलन बनेंगे बेटा। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बता दिया व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कन्वर्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इनटू माइक्रोस्पोर थ्रू सेल डिवीजन मियोसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा ये नीट में नहीं, स्कूल के एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आता है। आगे लिखा है दिस फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर from microspore mother cell through meiosis is known as microsporogenesis. So each cell of pollen tetrad is haploid. What is a pollen tetrad? 4 pollen produced from 1 pollen mother cell is pollen tetrad. Pollen tetrad meiosis के बाद बनी है, चारों सेल हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे।
मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, हैप्लॉइड होंगे। पोलन मदर सेल स्पोरोजीनस, ये क्या है? डिप्लॉइड। पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर क्या होगा? हैप्लॉइड। ये नीट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है नीचे लिखा हो, अगर नहीं लिखा इसके टॉप पे लिख लो। बेटा लिखा नहीं है, टॉप पे लिख लो। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क डाल के दिया हुआ है, वर्ड है पोलॉइडी लेवल ऑफ पोलन ग्रेन्स इन पोलन टेट्राड। मैंने क्या बोला बेटा? पोलॉइडी लेवल ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर इन पोलन टेट्राड। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क डाल के क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। पता है प्लॉइडी लेवल है, अभी सेट ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, प्लॉइडी याद करो, पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी लेवल है हैप्लॉइड। प्लॉइडी लेवल क्या है? प्लॉइडी लेवल ऑफ पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर इन पोलन टेट्राड, इन पोलन टेट्राड। हैप्लॉइड लिखो, ठीक है, ब्रैकेट में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सी है ये। बेटा आगे इसी में लिखा हुआ देखो, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन develop in each microsporidium, arrangement of 4 pollen in pollen tetrad। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बेटा जो टाइप नीचे दिखाई है एनसीईआरटी में डायग्राम में ड्रॉ किया, लेबल नहीं की हुई, मैंने लेबलिंग कर दी है। देखो पहली है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। बेटा ये बेंजीन की स्ट्रक्चर वाला है। देखो ये 3 पोलन ग्रेन आपके यहां पे है, चौथा इनके पीछे है। बेटा टेट्राहेड्रॉन समझते हो? एक साइड देखो 3 साइड दिखाई देती है, चौथी पीछे होती है। इसके एक तरफ 3 पोलन है, चौथा पोलन पीछे होगा। ये अरेंजमेंट क्या है? टेट्राहेड्रल। जो पहली डायग्राम में टेट्राहेड्रल 3 दिख रहे हैं, चौथा मानेंगे इसके पीछे है। इसके नीचे लिख लो फोर्थ पोलन बिहाइंड दीज 3, फोर्थ पोलन बिहाइंड दीज 3। बेटा दूसरा लिखा हुआ है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल का मतलब होता है जो 4 पोलन इस ढंग से अरेंज्ड है, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करके 2-2 पोलन हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे सर्कल में 4 पोलन दिखाए, एक इधर पड़ा है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है, चौथा यहां से है। यहां से 2 सिमिलर हाफ बना देंगे, काट लो। आइसोबाइलेटरल, आइसो मीन सिमिलर, 2 लेटरल साइड एक जैसी हैं, दोनों सिमिलर है, आइसोबाइलेटरल। फिर है डीकसेट। बेटा एक डीकसेट सुन लो क्या होता है। यहां पे ये 2 पोलन ग्रेन है और यहां पे तीसरा पोलन है, चौथा इसके पीछे है। समझ आया? बेटा ये ऐसे है, 2 पोलन ऐसे पड़े हैं, नीचे वाला ऐसे पड़े हैं, एक के पीछे एक है, ऊपर वाले ऐसे पड़े हैं। ये क्या है? डीकसेट। आगे जो नेक्स्ट है टी शेप। टी शेप में क्या है? 2 पोलन ऊपर पड़े हैं और बाकी 2 इसके नीचे पड़े हैं। मान लो ये टी का बेस बना रहे हैं, ये ऊपर का पोर्शन बना रहे हैं, टी शेप। चारों एक ही रो में है, लीनियर टेट्राड। चारों लाइन में होंगे, लीनियर टेट्राड। बेटा विश्वास करो ये डायग्राम पे दिखता है, ये सिर्फ नीट का ऑड क्वेश्चन होगा। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है 99% आएगा नहीं, पर डायग्राम दिख रही है वहां पे, लेबलिंग नहीं की। यूनिवर्सिटी के टीचर को डायग्राम दिखती है, उसको अरेंजमेंट पता है, हमें दुखी कर सकता है, हमें चांस नहीं लेना। टेट्राहेड्रल सुन लो बेटा, अपने बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ी तो उसके आपकी एक साइड से 3 कॉर्नर दिख रहे होते हैं, चौथा पीछे होता है। ये भी क्या है? 3 पोलन आगे है, चौथा उन 2 तीनों के बीच में सेंटर में पड़ा होगा। बैक पे है, फ्रंट में हमें 3 दिख रहे हैं। यहां डायग्राम में पीछे चौथा दिखाया नहीं हुआ। चौथा चाहो तो आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए।
बेटा इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये तो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, चौथा मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दिया, मीन चौथा इसके पीछे है, ये 3 पोलन आगे दिखाई दे रहे हैं। सर्कल का मतलब है जो डॉटेड है मीन वो दिख नहीं रहा, पीछे। अब इसके बाद बेटा एक और पार्ट लिखा हुआ है, द वॉल ऑफ पोलन मदर सेल डीजनरेट पोलन ग्रेन सेपरेट डिस्पर्सल के लिए। आपको इन्हें पढ़ा है, चारों पोलन सेपरेट कैसे होंगे, कैलेस एंजाइम कैलोस को डिसॉल्व करके अलग करें, ठीक है। अब इसके नीचे जो फिर इटैलिक्स का 2 पैराग्राफ छोटे छोटे हैं, लिख लो ओनली फॉर टॉपर्स, रेगुलर आम बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा ये जो अब ये वाला पार्ट है, ये भी रेयर क्वेश्चन है नीट का, स्कूल के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, लिख लो ओनली फॉर नीट। आपको मैं बता देता हूं, इस पार्ट से मैंने आपको कभी टेस्ट में क्वेश्चन नहीं देना। रीजन, ऐसा क्वेश्चन 10-15 साल से नहीं, गलती से एक बार आता है, किस्मत माड़ी हुई तो आ जाएगा, अच्छी तो नहीं आएगा। नहीं, जो इसको पढ़ के पूछ लेगा सब कुछ बताएंगे, अभी भी करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में इसको। अगर देखो अब 2 टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली है कंपाउंड पोलन, क्या टर्म यूज कर रहा हूं मैं भी, कंपाउंड पोलन। पहले सुन लो फिर लिखना, इफ 4 पोलन ऑफ पोलन टेट्राड डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग पॉलिनेशन रिमेन टुगेदर, फल में इकट्ठे जाके एक स्टिग्मा में पहुंचे, अलग नहीं होने, ये कंपाउंड पोलन है। कैलेस इनएक्टिव है, कैलोस डिसॉल्व नहीं हुआ, इकट्ठे रहेंगे। बेटा बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, ये ना भूला करो मैंने आपको बहुत बार बोला है। अब है इसमें पुरानी नीट के सिलेबस में एक एग्जांपल आती थी, टाइफा प्लांट है, TYPHA, एग्जांपल तो गलती से भी नहीं आती, सिर्फ डेफिनेशन आपके लेवल पे आ सकती है। फिर उसके बाद एक और टर्म है पोलिनियम, बेटा लिखना तो लिख लो, इसको नोट्स में लिखा हुआ है नहीं, चारों जर्मिनेट कर सकते हैं, पर बेटा प्रॉब्लम ये होती है जितने मर्जी स्टिग्मा पे पोलन जर्मिनेट करें, उनकी पोलन ट्यूब बन जाए, सिर्फ एक पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचेगी, बाकी को स्टिग्मा ने रास्ते में रिजेक्ट कर देना। वही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट पोलन होगा उसकी स्टिग्मा में उसका भी पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन करेगा, बाकी नहीं करेगा। पहला पार्ट इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। एक है पोलिनियम, बेटा ये वो टर्म है जो आज से 7-8 साल से पहले बार बार नीट में आती थी, थोड़े साल पहले सिलेबस में आना बंद हुई है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। पोलिनियम सुन लोगे पहले, जितने भी पोलन ग्रेन एक इंटरलोब में बने, अगर वो सारे जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लें, पॉलिनेशन पूरी स्ट्रक्चर ट्रांसफर होगी स्टिग्मा तक, ये क्या है पोलिनियम, लिख लोगे व्हाट इज द पोलिनियम। इफ ऑल पोलन्स produced in one interlobe, if all pollen produced in one interlobe remain together during pollination, it is pollinium। बेटा इसका प्लूरल होगा पोलिनिया, POLLINIA, जैसे स्प्रंजियम का स्प्रंजिया हो गया था, पोलिनिया प्लूरल है, पोलिनियम सिंगुलर है, ठीक है। ऑल पोलन प्रोड्यूस्ड इन वन इंटरलोब इफ रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग पॉलिनेशन, इसको कहते हैं पोलिनियम। ये इस प्लांट में होता है, ऑर्किड्स में होगा, पोलिनियम ऑर्किड्स में होता है। फिर एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है नीट में, एक है ट्रांसलेटर। A group of two pollinia,
टू पोलिनिया, ग्रुप ऑफ टू पोलिनिया transferred together during pollination found in milkweed। बेटा ये कॉमन नेम है, इसको आपने सुना हुआ नाम कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस ट्रांसलेटर की एग्जांपल है, मिल्कवीड या कैलोट्रोपिस। बेटा इसमें दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं अगर नीट में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रांसलेटर मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन, इसमें ट्रांसलेट बनी उसी में होगी कैलोट्रोपिस, कॉमन नेम नहीं आएगा। दूसरी पोलिनिया की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ पोलन प्रोड्यूस्ड इन वन इंटरलोक इफ ट्रांसफर टुगेदर ड्यूरिंग पॉलिनेशन, इसको क्या कहेंगे? पोलिनियम। पोलिनियम की डेफिनेशन, ट्रांसलेटर की एग्जांपल, ये दो याद करो नीट के लिए। मैंने फिर बोला है चांसेस बहुत कम है ये क्वेश्चन दिखाई दे, क्योंकि बेटा आपको मैंने पहले बोला था इफ यू आर एमिंग कि मुझे नीट में बायो में 360 में से 360 ही चाहिए तो करना पड़ेगा। अगर लगे मैं 340 से भी काम चला लूंगा फिर छोड़ दो इनको। सिलेक्शन 340 से भी हो जाएगी, पर वहां फिजिक्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। जिसको फिजिक्स से डर लगता है उसको अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कंपनसेट करने के लिए। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, सभी स्टूडेंट में ये मिसकंसेप्शन होती है, बायो बड़ी आसान है, जल्दी याद हो जाती है। अरे डबल स्पीड से भूलती है, याद नहीं रहती, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर बार बार नहीं पढ़ोगे याद नहीं रहनी, ठीक है बेटा। आपको तो भूल जाओ, आपको मैं इतनी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करानी है, सिलेबस खत्म होने दो सितंबर में, कि आप तो दुखी हो जाओगे। रोज ही टेस्ट रखा होता है, रोज ही टेस्ट रखा होता है। टेस्ट के बिना तैयारी नहीं होनी। जो टेस्टों से भागेंगे, मान लो मेडिकल कॉलेज से भाग रहे थे, अगर मेडिकल कॉलेज में भाग रहे कहाँ जाओगे? या तो नर्सिंग में फंसोगे या कोई फिर कहते बीएससी में फंसोगे जाके। अरे बेटर है जो टारगेट लेके चले हो उसको सीरियस हिट करने की कोशिश करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। मेहनत करो, कल को ये ना हो मैं इतनी मेहनत कर सकता था, काश मैंने कर ली होती। आपको ये रिग्रेट नहीं एंड में होनी चाहिए बेटा। इसमें लास्ट में डिहीसेंस, एंथर की डिहीसेंस, अब ये सुननी है, मैं बीज पूरी बता चुका हूं आपको। जैसी पोलन ग्रेन एंथर में मैच्योर होंगे, एपिडर्मिस डीजेनरेट करके अलग हो जाएगी। एपिडर्म डीजेनरेट हो चुकी है, इनर लेयर डीजेनरेट हो चुकी है, तो कौन सी लेयर बची है? एंडोथीशियम। पूरे एंथर ग्राउंड सिर्फ एंडोथीशियम है, उसमें दो कैविटीज हैं, दोनों में पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। फिर जैसे ही एंडोथीशियम एक्सपोज होगी ड्राई एयर को, वाटर लूज करेगी, आउटर लेयर सेल की वॉल की श्रिंक करेगी, पूरी की पूरी एंडोथीशियम श्रिंक करने की कोशिश करेगी। जो इसके अंदर बेटा स्टोमियम सेल थिन वॉल्ड है, उन पे प्रेशर पड़ेगा, एंथर स्प्लिट हो जाएगा लेंथवाइज स्प्लिट करेगा, फिर उस स्लिट में से पोलन बाहर चले जाएंगे। बस मैंने आपको टेक्स्ट में इसका बेस इस ढंग से करवाया कि आपको ये समझने की प्रॉब्लम ही ना आए। जो डीहीस्ड एंथर यहां ड्रॉ किया हुआ है उसकी लेबलिंग को भी ध्यान से करना है, और उसकी भी जो स्लिट आपको दो स्लिट दिखाई हुई है डायग्राम में, पेज नंबर 4 पे जो नीचे वाली डायग्राम है, जो लिखा ना इंटीरियर पोस्टीरियर साइड के दोनों साइडों पे एक एक इंटरलोब के अंदर फुल ऑफ पोलन ग्रेन दिखाया है, उसमें एक एक स्लिट डेवलप किया, कैविटी क्रैक डेवलप किया। क्रैक कहां से डेवलप हुआ? स्टोमियम के बीच में, वहां से बाहर चले जाएंगे। अब देखो बेटा यहां पे एक काम और किया हुआ है, नोट है लास्ट का, पेज नंबर 4 पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट से पहले, एंथर adheses स्टोमियम बाय हाइग्रोस्कोपिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीशियम। ये ट्रू फॉल्स में सेंटेंस बार बार नीट में दिखेगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले, जितना आपने पढ़ा है, ये दो सेंटेंस निकाल के दिए आज के लेक्चर के, जिन पे नीट में बार बार क्वेश्चन आते हैं। चलो रिकॉल करो,
Name three types of layers of cell in anther wall, starting from surface inwardly. Outermost, second, third, inner layer, fourth, tapetum. ये सीक्वेंस बार बार नीट में है, कभी अंदर से बाहर पूछेंगे, बाहर से अंदर पूछेंगे, ध्यान से पढ़ लेना कि इनर टू आउटर कहीं रट्टा लगा, आउटर टू इनर का वो लिख के आ जाओ। देखो यहाँ पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग प्लांट फॉर फ्लावर्स इज फ्लोरिकल्चर, ये लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म डिस्कवर्ड बाय कैमारेरियस, ये साइंटिस्ट है जिसने प्लांट में पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में डिस्कवर की है। इसके लिखा ना इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट में इसके साथ ही लिख लो रेयर, नीट में कम आएगा, स्कूल में तो चाहिए नहीं करना, स्कूल के लिए नहीं चाहिए ये। फिर स्टेमन मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल, याद करो +1 में माइक्रोस्पोरोफिल, मीगास्पोरोफिल, टेरिडोफाइट में पढ़ते थे। माइक्रोस्पोरोफिल मॉडिफाई होती है स्टेमन में, मीगास्पोरोफिल कार्पल में मॉडिफाई होती है। मीगास्पोरोफिल इसमें मॉडिफाई होनी है कार्पल, ये दोनों माइक्रोस्पोरोफिल मीगास्पोरोफिल मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। फिर आगे इसके अंदर टिपिकल एंथर बाइफिकस टेट्रागोनल टेट्रास्पंजिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। फिर है माइक्रोस्पंजियम सराउंडेड बाय 4 टाइप लेयर्स ऑफ सेल, ये सीक्वेंस में आपको करवा दिया। फाइब्रस थिकनिंग ऑफ एंडोथीशियम फॉर्म्ड ऑफ केमिकल कैटोस या अल्फा सेलुलोज। फिर साथ ही है एंडोथीशियम हेल्प इन डिहीशंस ऑफ एंथर थ्रू स्टोमियम फॉर बीइंग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। फिर टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, पॉलीप्लॉइड ड्यू टू एंडोडुप्लीकेशन, दोनों डेफिनेशन करवा चुके हैं आपको। बेटा जो अभी आपने सेंटेंस पढ़ा है ये बार बार आता है, कभी ब्रेक में वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। अब जो आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा उसके 2 क्वेश्चन आते हैं, ये सबको रटे, अभी गलत हो रहा नहीं किसी का, कंसंट्रेशन से काम करना। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस 200 pollen grains या 200 microspore, how many meiosis are required? 50। एक meiosis से 4 पोलन बनते हैं, तो 200 को अपने पोलन में डिवाइड बाय 4 करो, आंसर आ जाएगा। उल्टा भी आ सकता है कि 60 पोलन मदर सेल प्रोड्यूस हाउ मेनी माइक्रोस्पोर, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लो, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 बार बार आना है। जहां गलती करोगे ये सुन लो, वी वांट टू प्रोड्यूस 50 पोलन ग्रेन, हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड? 50 पोलन बनाने मियोसिस कितनी चाहिए? देखो 50 पोलन बनाने हैं, आपको आता है डिवाइड बाय 4, आ गया आंसर 12.5। आधी मियोसिस से पोलन बनेगा, पूरी करनी पड़ेगी, 13 आंसर आएगा। ये टफ क्वेश्चन है, समझा मैंने क्या बोला है? वी वांट टू प्रोड्यूस 50 पोलन, हमें कम से कम 50 चाहिए, कितनी मियोसिस करोगे? डिवाइड बाय 4। अगर कभी भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आए उसको राउंड फिगर टू हायर लेवल कर लेना। 12.5 आया 13 होता, 12.25 होता, सभी 13 ही करते, कल को आज 49 बनाने, कम हो जाएगा, वो आपका 12.25 आ जाएगा, वो भी 13 करना पड़ेगा। जो लास्ट मैंने बोला है ये आपकी गलती वाला पार्ट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बेटा, ये जो ऐसे सेंटेंस है ना नीट में जो रूटीन क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आपको उसके हिंट दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट है, ये तो लिखा है टू प्रोड्यूस 100 हैप्लॉइड पोलन, 25 डिप्लॉइड पीएमसी, 25 मियोसिस रिक्वायर्ड, प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ पोलन टेट्राड हैप्लॉइड, ये भी करवा दिया। मेस्क्यूलेशन, ये टर्म बार बार आती है बेटा, आगे पढ़ने को मिलेगी। अब सुन लो, आपने कभी टर्म एनिमल में कैस्ट्रेशन सुनी है? कैस्ट्रेशन, किसी मेल के टेस्टिस, कैटल के चाहे ह्यूमन के, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले रिमूव कर दें, ये कैस्ट्रेशन है, मेल स्टेराइल हो जाएगा। ये कैटल में कॉमन करते हैं। प्लांट के फ्लावर की कैस्ट्रेशन करनी है, स्टेमन रिमूव कर दोगे फिर। तो व्हाट इज इमेस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम इमेच्योर फ्लावर इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन।
अगर हमने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करनी है प्लांट में, तो जिस फ्लावर के स्टेमन काट दोगे उसको कंट्रोल्ड ब्रीडिंग में फीमेल पेरेंट यूज करेंगे। तो इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बड कंडीशन या बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ये इमैस्कुलेशन है। ये वो टर्म जो नीट में बिना चेंज हुए बार बार दिखेगी, इसको कहीं नहीं छोड़ना। अगर इतना काम कर लेते हो, अब चाहे आप जितना मर्जी एग्जामिनर टफ से टफ टेस्ट आपका सेट कर दे, कुछ नहीं मिस होगा। नेक्स्ट टाइम जब क्लास में आओगे, शुरू में इतने पार्ट के सब्जेक्टिव 7-8 क्वेश्चन लिखवाएंगे जो स्कूलों में बार बार आते हैं। बेटा +1 में स्कूलों में मैं इतनी स्ट्रेस नहीं देता था, कीपिंग इन माइंड 2 स्कूलों का सिलेबस ही सेम नहीं होता था। अब तो हर स्कूल वाले सीक्वेंस में अपनी बुक पढ़ाएंगे, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।